बच्चा पार्टी, सेल यूनिट ऑफ लाइफ का अगला सेशन, पिछले सेशन में क्या किया था रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पिछले सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने स्टडी किया था वो था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे हमने आखिरी जो कंप्लीट किया था ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से ऑर्गेनेल्स आते थे याद कर लो। वी हैड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, जिसमें से दो हमने डिटेल में कवर किए थे। कौन से वाले? वी हैड कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी दो वैरायटीज थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो वैरायटीज कौन सी थी रिवाइज कर लेंगे बच्चों। एक था स्मूथ ईआर और एक था रफ ईआर। स्मूथ वाला जिस पे राइबोसोम्स नहीं थे, रफ वाला जिस पे राइबोसोम्स थे। उसके बाद था गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में काफी डिटेल में हमने बात की थी। उसका सिस फेस होता है, ट्रांस फेस होता है ना गोल्गी अपैरेटस का, ऐसे सिस फेस और ट्रांस फेस होता है। और इसमें क्या होता है बेसिकली प्रोटीन्स जो हैं वो बन के पूरे मॉडिफाई होके बाहर निकलते हैं, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स बेसिकली, है ना। और इसके बारे में हमने काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स यानी कि प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन के लिए इसका रोल है, ये देखा था। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के दो कंप्लीट हो गए, ईआर और गोल्गी अपैरेटस डन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। यहां से हम शुरू करेंगे। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बेसिकली लाइसोसोम्स। क्या नाम है? लाइसोसोम्स। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड लाइसोसोम्स क्या होते हैं बेसिकली और इनका नाम लाइसोसोम्स क्यों है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो लाइसोसोम्स जो है बच्चों, दीज कम फ्रॉम टू वर्ड्स, लाइसिस और लाइसो, विच मीन्स ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या? ब्रेक डाउन। आप सबने स्कूल लेवल पे ये वर्ड साइंस में जरूर पढ़ा है। क्या? हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये पढ़ा है सबने? बोलो हाँ या ना। तो लाइसिस का मतलब क्या होता था? किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। तो लाइसिस बेसिकली ब्रेक डाउन। और सोमा तो ऑब्वियसली मतलब की बॉडी, सोमा मतलब बॉडी। तो ये ऐसे बॉडीज हैं या ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो बेसिकली लाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन करने में काम आते हैं। नाम से ही डायरेक्टली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई, लाइसोसोम। अच्छा, ये क्या है? पहली बात तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इनकी खुद की मेम्ब्रेन है कि नहीं है? खुद की मेम्ब्रेन है। राइबोसोम की नहीं थी, याद कर लो। राइबोसोम कैसे थे? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड थे। उसके बाद हमने जितने भी देखे सारे के सारे कैसे थे? सबके पास मेम्ब्रेन थी ना, राइट? ओके, सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स formed by the process of packaging, formed by packaging in the Golgi apparatus। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइसोसोम कैसे बने। तो गोल्गी अपैरेटस में जो पैकिंग हो रही थी ना, पैकेजिंग हो रही थी, वहीं से उस पैकेजिंग के प्रोसेस से ही एक नया ऑर्गेनेल तैयार हुआ जिसका नाम था लाइसोसोम। ये बात तो सिंपल है और क्लियर भी होगी एकदम से। गोल्गी अपैरेटस नाम की एक फैक्ट्री थी जहां पे पैकेजिंग हो रही थी। मैंने आपको एक एग्जांपल अमेजॉन का दिया था कि आप अमेजॉन वाला फोन लेता है एप्पल से और पैकेजिंग करता है और आपको बेचता है, वैसे गोल्गी अपैरेटस कर रहा था। बट इस पूरे पैकेजिंग में क्या निकल के आया? एक नया ऑर्गेनेल, कौन सा? लाइसोसोम निकल के आया। ठीक है, अब लाइसोसोम की खासियत क्या है ये देखो। लाइसोसोम्स आर वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करने वाले जो एंजाइम्स हैं उसमें ये बहुत ही रिच होता है, क्योंकि नाम ही वही है ना, ब्रेकडाउन। तो एंजाइम का काम क्या है बताओ? एंजाइम का काम क्या होता है आपके बॉडी में या किसी सेल में? एंजाइम का काम क्या होता है बच्चों? तो आप बोलोगे एंजाइम का रोल क्या है भाई? तो एंजाइम का रोल है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, करेक्ट है ना? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अच्छा, इसको मैं क्या बोलूं, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक? कॉम्प्लेक्स से सिंपल, बड़े से छोटा। कोई आपको पूछेगा कि एंजाइम एक्चुअली होता क्या है, तो क्या बोलोगे? कोई पूछेगा कि एंजाइम एक्चुअली होता क्या है तो क्या बोलोगे आप? व्हाट इज एंजाइम? तो एक वर्ड में एंजाइम का डेफिनेशन लिख देना है। एंजाइम्स आर, हाउ विल यू डिफाइन एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट। क्या है एंजाइम्स? बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट क्या होता है ये सभी बच्चों को मालूम है, आई एम वेरी श्योर।
क्या होते हैं कैटलिस्ट्स? तो कैटलिस्ट का रोल क्या है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, रिएक्शन को फास्ट करना, बरोबर है। लिविंग सेल के अंदर, हमारे बॉडी के सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते थे बाय द वे, उसके अंदर जब कैटलिस्ट काम कर रहा है तो उस कैटलिस्ट को आप किस नाम से बुलाओगे बच्चों? आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको एंजाइम बोलोगे। ये बात समझ में आई? और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं, उनके एग्जांपल्स हैं लाइपेज जो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीएज जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेज जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। हमारे खाने में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तीन ही चीज तो होती है कि नहीं? तो तीनों को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइसोसोम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इसके बारे में एमसीक्यू पॉइंट है कि ये जो एंजाइम्स है दे आर एक्टिव एट व्हाट काइंड ऑफ पीएच? दे आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। दे आर एक्टिव एट व्हाट? एसिडिक। पीएच स्केल तो सबको मालूम ही है ना, पीएच स्केल क्या होता है? 0 to 14। 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 to 14 बेसिक होता है और 0 to 7 एसिडिक होता है ना। तो ये वाले जो एंजाइम्स हैं ये ज्यादा करके एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, यानी कि इस रेंज में काम करते हैं, 0 to 7 के रेंज में। ठीक है, 0 नहीं, एक्चुअली 1 to 7 के रेंज, 1 to 7 होता है। तो 1 to 7 के रेंज में अगर मैं देखूं तो ये एंजाइम ज्यादातर एक्टिव होते हैं कौन से पीएच में? एसिडिक वाले पीएच में। एंड दे आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए को भी ये डिसॉल्व कर सकता है। अच्छा, लाइसोसोम्स के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है बच्चों, ये आप नोट डाउन करके रखेंगे अपनी बुक में डायरेक्टली। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इनको? सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल। अब आप सोचोगे ये बड़ा अजीब है यार, ऐसा कैसा नाम दिया इसको, सुइसाइड बैग्स ऑफ द सेल। सुइसाइड क्यों करेगा? तो फंडा क्या है देखना जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। लाइसोसोम के अंदर क्या है बताओ? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर एंजाइम है। क्या वो एंजाइम अपने आसपास की सारी चीजों को डाइजेस्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरा ब्रेक डाउन कर देगा? अग्रीड? सही बोल रहा हूं ना, है ना? तो आप इमेजिन करो कि ये लाइसोसोम, समझो ये ऐसा एक पूरा थैली है, ठीक है, ये लाइसोसोम है, ठीक है, और इसके अंदर एक फुग्गा है, एक बलून जैसा है, पतला सा, उसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ, बस एक मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर क्या है? कैटलिस्ट है, एंजाइम है, जो जैसे ही बाहर आएगा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। सही है ना? तो आपको क्या चाहिए कि वो मेम्ब्रेन जो है उसकी वो इंटैक्ट रहनी चाहिए कि फट जानी चाहिए? दिमाग लगाओ, बताओ। अगर वो मेम्ब्रेन फटेगी तो क्या हो जाएगा? अगर वो बलून जो है वो फट गया तो क्या होगा? तो उसके अंदर के एंजाइम सब सेल में फैल जाएंगे और क्या करेंगे? सेल की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब समझा इसको क्यों बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल? क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, अगर वो मेम्ब्रेन फट गई ना तो सेल का काम तमाम हो जाएगा। तो जब सेल को खुद को डिस्ट्रॉय करने का टाइम आएगा, सेल को अगर सुसाइड करना है तो क्या करेगा? वो लाइसोजाइम को ओपन करके सारे एंजाइम्स को रिलीज कर देगा। समझ में आ रही है बात? अब ये नॉर्मली होता है क्या? नहीं, नॉर्मली नहीं होता है ना। कभी कभी प्रोग्राम्ड सेल डेथ नाम की एक अकरेंस होती है, जैसे सेल की लाइफ स्पैन खत्म हो गई, उसको मरने का टाइम आ गया, तो वो ऐसे ही कुछ प्रोसेस कर सकता है जहाँ पे लाइसोसोम्स ओपन हो जाए और सारे सेल के सारे मटेरियल को डाइजेस्ट कर ले। या तो कभी किसी ने कुछ पॉइजन वगैरह खा लिया, जैसे पोटेशियम साइनाइड, बहुत फेमस पॉइजन है, सबको पता है। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको बता दूं, पिक्चरों में आपने देखा होगा, कोई ऐसे पकड़ा जाता है, चोर उचक्का टेररिस्ट कोई पकड़ा गया तो वो कभी कह रहे हैं ऐसे वो कैप्सूल ऐसे खा लेते हैं जिससे वो तुरंत मर जाते हैं ताकि पुलिस उनको पकड़ नहीं सके, है ना। वो वैसा वाइट झाग निकलता है और मर जाते हैं। ये बहुत पॉपुलर सीन है मूवीज में, है ना। तो वो बेसिकली साइनाइड नाम का एक पॉइजन होता है जो वो खा लेते हैं।
तो वो साइनाइड जब पॉइजन कोई खाता है तो उसके सेल्स में से लाइसोसोम्स बेसिकली फट जाते हैं और बहुत सारा ये रिलीज होता है, तो वो सुपर एकदम रैपिडली टॉक्सिन को रिलीज करता है, तब जाके ये डेथ हो जाती है। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया, ऐसा नॉट गोइंग इन डेप्थ टू इट, बट हाँ ये है कि ये एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि लाइसोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, वैसे ही लाइसोसोम्स सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल है। अगला है हमारे लिए वैक्यूल। तो वैक्यूल तो नाम से ही पता चल रहा है। अगेन देखो, अगर आप नाम समझ पा रहे हो, उसका वर्ड समझ पा रहे हो, तो आपको प्रॉपर्टीज काफी आसानी से याद रहेगी। वैक्यूल वर्ड आएगा वैक्यूम से। वैक्यूम क्या होती है? खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। तो वैक्यूल भी बेसिकली टेक्निकली क्या रहेगा बताओ? टेक्निकली क्या रहेगा? ये एम्प्टी स्पेस रहेगा। अब थोड़ा सा बुद्धि वापरो और थोड़ा सा दिमाग यूज करो और मेरे को बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक जीते जागते सेल के ऐसा बीचों बीच वैक्यूम हो जाए? वैक्यूम तो नहीं हो सकता ना, राइट? कुछ तो रहेगा कि नहीं रहेगा उसमें। तो वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है। क्या होती है वो? स्पेस होती है, कंप्लीटली खाली नहीं होती वो। ठीक है, उसकी एक मेम्ब्रेन भी होती है। और वो स्पेस जो है ना, वो क्यों है वहां पे? वो मेनली क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, सैप मतलब फ्लूइड है ना सेल का, वो उसको स्टोर करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस बना के रखी हुई है। ठीक है, वैक्यूल जो है वो बेसिकली क्या है? एक खाली जगह है जो सेल के बहुत सारे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो फ्लूइड मटेरियल्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए एक अलग से खाली जगह बना के रखी हुई है। ठीक है बच्चों, दूसरा रोल क्या है वैक्यूल का? आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ। वैक्यूल एक खाली स्पेस है, राइट? तो जब सेल का साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव होएगा, सेल का साइटोप्लाज्म, क्या बोल रहा हूं मैं, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो पूरा लिक्विड है, फ्लूइड है, बोलो हाँ या ना? तो वो तो मूव होते रहेगा, फ्लूइड चीज है। तो जब वो मूव होगा ना पानी के जैसा, तो वो जो वैक्यूल है वो भी अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा। तो वो ओवरऑल सेल के अंदर प्रेशर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। वो क्या करता है? ओवरऑल सेल के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नाउ वैक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। व्हाट डज इट कंटेन? इट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स सैप यानी कि फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वेस्ट मटेरियल है वो, एंड अदर नॉन यूजफुल मटेरियल्स। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स तक आप मार्क करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मेम्ब्रेन इज अ सिंगल मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो डबल मेम्ब्रेन नहीं, जैसे न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन थी, याद करो। इसकी मेम्ब्रेन कैसी है? सिंगल है, पहली बात। और सिंगल मेम्ब्रेन का नाम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में सीधा, इट्स सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में से, क्या? द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड, द आंसर इज टोनोप्लास्ट। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। And fun fact, this is like a fun fact only. In plants, vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. Plants में vacuole का इतना important role होता है, इतना बड़ा role होता है कि वो almost 90% of the cell को भी occupy कर सकते हैं in some cases. तो plants में ऐसा क्या important role है? वो अगले पैराग्राफ में देखो क्या बोलता है वो। In plants, ये जो टोनोप्लास्ट है, that will facilitate the transport of ions and other materials. ध्यान से, टोनोप्लास्ट facilitates transport of ions and other materials against the concentration gradient. Now ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था। ठीक है, क्या along the gradient अगर जा रहा है तो कैसा ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और against the gradient जा रहा है तो कैसा है बच्चों? एक्टिव है, क्योंकि उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है ना? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप रिवर में तैरने की कोशिश कर रहे हो। वैसे आप लोग तो, आपकी जनरेशन रिवर तो क्या ही देखेगी, आप लोग वाटर किंगडम से ही खुश रहो। आप वाटर किंगडम में गए हो, वेव पूल के अगेंस्ट जा रहे हो, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई हैव नथिंग अगेंस्ट योर जनरेशन, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज देयर आर नो क्लीन रिवर्स फॉर यू टू स्विम।
हाँ, साफ नदी बची किधर है बेचारे, तुम लोग जाओगे किधर स्विम करने के लिए। तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट पैसिव, सॉरी अगेंस्ट द ग्रेडियंट एक्टिव है, तो यहां पर अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वक्त ये ज्यादा काम आएगा। सही बात है बच्चों? ओके। And the concentration of material is higher in the vacuole than in the cytoplasm. Of course, because against the concentration gradient जा रहा है, तो सीधी बात है इसका हायर वैक्यूल में है और लोअर साइटोप्लाज्म में है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट लाइन रिसेंटली नीट में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनटीए जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उनका एक ऐप आता है अभ्यास, एनटीए अभ्यास, मैंने शायद पहले मेंशन भी किया होगा लेक्चर में। उनके पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है, उन्होंने अभ्यास ऐप पे बहुत सारे पेपर्स डाले थे, उसके पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अमीबा में वैक्यूल का क्या रोल है। ना मैंने ऊपर क्या बोला आपको कि वैक्यूल का इन जनरल रोल क्या होता है, वाटर को स्टोर करना, सैप को स्टोर करना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टोर करना, ऐसा बोला मैंने। पर खास करके अमीबा में एक दूसरे टाइप का वैक्यूल होता है। अच्छा, पहली बात, अमीबा प्लांट तो है नहीं बच्चों, अमीबा कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। अमीबा कौन से इसमें आता है? प्रोटिस्टा में आता था, अपन ने किया है किंगडम्स में। तो अमीबा में एक खास टाइप का वैक्यूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जिसका रोल है ऑस्मो रेगुलेशन। उसका रोल क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। आप पूछोगे सर ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, तो वो भी बता देता हूं। मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द सेल। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? मेंटेनिंग फ्लूइड एंड आयन बैलेंस इन द सेल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जिनको ये नहीं समझा उनके लिए और सिंपल भाषा में समझाता हूं। हमारे शरीर में से स्वेटिंग होती है, टाइम टू टाइम पसीना निकलता है, सही बात है? बोलो हाँ या ना। तो स्वेट में क्या निकलता है? हमारे पानी के साथ साथ में हमारे बॉडी में से स्वेट में क्या निकलता है? सॉल्ट। टॉक्सिन्स भी थोड़े बहुत निकलते हैं, बट मेनली नमक और पानी, सॉल्ट और वाटर निकलता है ना। टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। जब आपके स्वेट में सॉल्ट और वाटर निकल रहा है ना, तो आयॉन्स भी निकल रहे हैं ना, Na और Cl के आयॉन्स भी निकल रहे हैं और पानी भी निकल रहा है साथ साथ। तो फ्लूइड एंड आयॉन्स दोनों का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प हो रहा है, सही बात है। जब हम यूरिनेट करते हैं, यूरिन बनता है बॉडी में, तो भी वही हो रहा है ना, पानी भी निकल रहा है, साथ में बहुत सारे आयॉन्स भी निकल रहे हैं। तो हमारे केस में हम ऐसा बोल सकते हैं दैट स्वेटिंग और यूरिनेशन इज अ मैकेनिज्म टू मेंटेन फ्लूइड एंड सॉल्ट बैलेंस। अग्रीड? वैसे ही इसमें अमीबा में वैक्यूल जो है वो काम करेगा ऑस्मो रेगुलेशन का, यानी कि मेंटेनिंग ऑफ फ्लूइड एंड आयन बैलेंस। काफी इजी, समझ में आया? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो हम भी वही करते हैं ना, यूरिनेशन करके हम क्या करें? पानी, ज्यादा पानी पिया तो ज्यादा यूरिन आएगा, पानी ज्यादा पिया तो निकालना भी पड़ेगा ना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, राइट? दैट्स द आइडिया। तो ठीक है, सेम रोल वहां पे अमीबा में कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है ये बच्चों, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। ट्रस्ट मी, अभी ढंग से मार्किंग करते जाओ, जब एग्जाम आएगा तो मेरे को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि ये सारी चीजें आप एज इट इज उठा के रीड कर सकते हो। आपका रिवीजन एकदम पक्का रिवीजन होगा। ओके, चलो। प्रोटिस्टा में क्या होता है? अदर प्रोटिस्ट। अभी आप बोलोगे अमीबा भी तो प्रोटिस्टा में था, हाँ बरोबर है, बट अदर प्रोटिस्ट्स में फूड वैक्यूल्स भी होते हैं। फूड वैक्यूल्स में क्या होता है भाई? तो फूड वैक्यूल्स में फूड पार्टिकल स्टोर होते हैं। फूड वैक्यूल्स में क्या होता है? फूड पार्टिकल्स स्टोर होते हैं। इन द प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल्स में फूड पार्टिकल स्टोर। काफी सिंपल। अमीबा में स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, बाकी सब प्रोटिस्ट में ज्यादा करके फूड वैक्यूल्स मिलते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? आई होप सो। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। इसका पहले ही ये नाम लिख देते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सबको मालूम है ये, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बच्चों।
तो पावर हाउस ऑफ द सेल ये तो मतलब ठीक ही है, पांचवी क्लास के बच्चे को भी पता होता है। जरा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? अब मैं आपको दो ऑर्गेनेल्स को साथ में कंपेयर करके समझाता हूं। जैसे एनिमल सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही प्लांट सेल के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलली, है ना। इंपॉर्टेंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक कि यार इनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है एनर्जी जनरेट करना और क्लोरोप्लास्ट का यानी कि प्लास्टिड का रोल है फोटोसिंथेसिस करना। ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तो ये पहला तो इंपॉर्टेंट हो गया फंक्शन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप अपने एनसीईआरटी में लिख के रखेंगे बच्चों, सब लोग मेरे साथ में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, हाँ, क्लोरोप्लास्ट्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब कंप्लीटली सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होते, बट ये टू अ ग्रेट एक्सटेंट सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं ऑर्गेनेल्स। दे आर व्हाट? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। अब इसका मतलब क्या है जरा समझना। आपके पास सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड होता है, आपका डीएनए, बरोबर ना, सबको मालूम है। आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, अग्रीड। और जब तक आपका डीएनए मेन काम नहीं करेगा, जब तक पूरा डीएनए का डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन में हमने देखा है कैरियोकाइनेसिस, जब तक न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा तो बाकी रेप्लिकेशन ऑफ द सेल नहीं हो सकता। पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है खासियत पता है? इनके पास खुद का एक्स्ट्रा थोड़ा सा डीएनए होता है। इनके पास क्या होता है? एक्स्ट्रा थोड़ा सा खुद का डीएनए। याद करो बैक्टीरिया के सेल के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों ये कि मेन डीएनए के अलावा एक छोटू सा डीएनए होता है जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया था, याद है? प्लाज्मिड, याद है ना सबको? एक्स्ट्रा डीएनए को हमने क्या बोला था? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड बोला था। तो ठीक उसी तरह आप ऐसे सोचो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास एक्स्ट्रा थोड़ा सा डीएनए होता है और इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल हो जाते हैं, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेट कर पाएंगे। मतलब ये तुम्हारे सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को मन करेगा अपनी कॉपी खुद ही बना लेगा साइड बाय साइड। क्या ये बात समझ में आई? तो ये चीज अब टेक्स्ट बुक की भाषा में समझते हैं। हाँ, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात तो आर नॉट इजीली विजिबल। उनको क्या करना पड़ता है? उनकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग के बारे में बहुत डिटेल में समझाया मैंने बच्चों, ग्राम स्टेनिंग का एग्जांपल लेके, कि जब तक कलर नहीं डालूंगा तो मेरे को छोटे छोटे सेल्स नहीं दिखेंगे, है ना। ओके, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल वगैरह वगैरह, ठीक है, फालतू। इट इज सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल शेप हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन, एवरेज 0.5 माइक्रोन, लेंथ इज 1 to 4.1 माइक्रोन। साइज एंड शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कोई पूछेगा तो ये डायरेक्ट एज इट इज स्टेटमेंट है। देखो डायमीटर कितना है? 0.2 to 1, एवरेज 0.5, और लेंथ कितना है? 1 से लेके 4.1। म्यू मीटर बोले तो क्या? माइक्रोमीटर। म्यू मीटर मतलब म्यू मीन्स माइक्रो, माइक्रो मतलब ये तो फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा 10⁻⁻⁶ माइक्रो का मतलब, है ना। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है बच्चों। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसके पहले देखो वैक्यूल में सिंगल मेम्ब्रेन थी, टोडोप्लास्ट, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन थी, लेकिन यहां पर क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और ये तो आपको पता ही है कि डबल मेम्ब्रेन आने से ही तुरंत आपको ये स्ट्राइक हो जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। और किसके पास डबल मेम्ब्रेन थी? न्यूक्लियस के पास, है ना। तो न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन थी, भाई इंपॉर्टेंट था। जैसे तुमको एग्जांपल दिया था कि तुम अपनी फेयर जर्नल, फेयर नोटबुक को डबल कवर लगाते हो, एक नॉर्मल ब्राउन कवर लगाओगे फिर प्लास्टिक का कवर लगाओगे तो ज्यादा अच्छे से, तो उसको प्यारा है ना तुमको, वो प्रोटेक्ट करोगे उसको। वैसे ही सेल को भी माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंस पता है। सी नेचर इज सो ब्यूटीफुल, इट हैज गिवन यू वेरियस ग्रेड्स ऑफ प्रोटेक्शन डिपेंडिंग ऑन इंपॉर्टेंस। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया को इंपॉर्टेंस है, इसको डबल दो,
क्लोरोप्लास्ट को इंपॉर्टेंस है, इसको डबल दो, न्यूक्लियस को डबल दो, बाकी सबको सिंगल सिंगल, है ना। ये इंपॉर्टेंस आप समझ पाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा बच्चों। ओके, तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स लूमेन इनटू एक्वस कंपार्टमेंट्स। ये थोड़ा सा बाउंसर जाता है बच्चों, जरा मैं समझाता हूं, डिटेल में समझना। नाउ इफ यू कैन सी द फोटोग्राफ हियर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, जो ब्लू कलर का बाहर है ना, जो ब्लू कलर का बाहर देख रहे हो, आप देख रहे हो, वो है आपका आउटर मेम्ब्रेन बच्चों। वो क्या है आपका? वो है आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला, ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, है ना, ये वाला। और जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो इनर मेम्ब्रेन ऐसा फोल्डेड है, देखो ये इनर, जो ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना आपको, मैं जूम कर देता हूं, आप सब लोग देख पाएंगे अच्छे से। ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है बच्चों, ये ऐसे फोल्डेड है, देखो ऐसे 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 फोल्डेड है। तो फोल्ड की वजह से क्या हो रहा है देखो, तो फोल्ड की वजह से ना यहाँ पे खांचा, यहाँ पे जगह बन गई ना, खाली जगह दिख रही है आपको, ये खाली स्पेस बन गई। तो ऐसे कंपार्टमेंट्स बन गए। फोल्डिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, क्या बन रहे हैं अंदर, कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ओके, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली अंदर की मेम्ब्रेन, इसके पास जो फोल्ड्स हैं, उन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, नाम देखो क्या बोलते हैं फोल्ड्स को, क्रिस्टे। फोल्ड्स को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टे। ओके, और इन फोल्ड्स के बीच में जो साइटोप्लाज्म अंदर है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब आप पूछोगे कि सर आप साइटोप्लाज्म बोल रहे हो और फिर मैट्रिक्स बोल रहे हो, ये तो सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? तो देखो, जो सेल है, सेल का फ्लूइड क्या है, साइटोप्लाज्म। अग्रीड? पूरे सेल का जो अंदर फ्लूइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन ने पढ़ा है ना, पूरे सेल के फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्म बोलते हैं बच्चों, है कि नहीं। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड है ना, उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, MATRIX, यानी कि मैट्रिक्स। अब सवाल कई बार बच्चों के दिमाग में ये आता है, आपके दिमाग में भी आएगा कि क्या ये साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स अलग अलग है? नहीं, एक्चुअली वो सेम चीज है, कॉम्पोजिशन दोनों की एग्जैक्टली सेम है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, सेल के अंदर है तो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या ये दिमाग में जा रहा है? तो यहां पर देखो, तो मैट्रिक्स आपके पास होता है, ठीक है। बाकी चीजें फालतू हैं, ठीक है, उसमें राइबोसोम्स दिखेंगे, ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, फाइन। ये छोटू सा, मैंने बताया अभी, क्या बोला मैंने, छोटू सा पीस ऑफ डीएनए दिख रहा है, ये एकदम टिंगू सा, चिंटू सा डीएनए। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स में आ जाता है। किसमें आ जाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स, है ना बच्चों। एक रियल, एक से थोड़ा सा मतलब 3D टाइप इमेज दिखाया आपको माइटोकॉन्ड्रिया का, वो आप देख सकते हो एनिमेटेड। और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ऑक्सीजन, आप जब ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि आपने जो ग्लूकोज कंज्यूम किया है उसको ऑक्सीडाइज करता है। इस प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन बोलते हो, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कर रहा है ना, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर मेन आप फोकस किस पे करेंगे अभी, स्ट्रक्चर पे। इनर कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं बोलो, मैंने सिखाया अभी, इनर कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन इज अ बाउंड्री, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। अच्छा, ये चीज मैंने आपको पहले सिखाई थी कि कहीं पे भी फोल्ड्स देखना तो तुरंत क्या बोलना, उसका फोल्ड का पर्पस क्या है, फोल्ड का पर्पस क्या है। कहीं पे भी फोल्ड करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया, ऑलवेज ऑलवेज। जहां भी फोल्ड देखना, मैंने बोला ना, आंख बंद करके चिपकाना। फोल्डिंग आया मतलब, कोई भी पूछे फोल्ड क्यों आया, इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया, सिंपल। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब आपको ये जो आपने स्ट्रक्चर देख लिया तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आउटर कंपार्टमेंट होता है और इनर कंपार्टमेंट होता है। ओके, इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद dense homogeneous substance called matrix. Is it the same as cytoplasm? Answer is yes, of course. सिर्फ नाम उसका अलग है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, मैट्रिक्स इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको ये समझ में आएगा। हाँ, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, मैट्रिक्स इक्वल टू साइटोप्लाज्म ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बच्चों, अच्छा, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। बोलोगे हाँ सही है, क्रिस्टे आर ऑलवेज फेसिंग टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। वेरी स्टूपिड पॉइंट, बट दे कैन आस्क यू टू कंफ्यूज यू इन द एग्जाम। ऐसा है, देखो ये बाहर का बाउंड्री है, जो अंदर का फोल्ड है वो ऐसा फोल्ड नहीं है ना, बाहर की तरफ नहीं है ना फोल्ड, अंदर की तरफ फोल्ड है, समझ रहे हो? जो फोल्ड है वो किस तरफ आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है। ये थोड़ा ध्यान देना, फोल्ड ऐसा नहीं जा रहा है, बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, प्रोजेक्शंस आर कमिंग टुवर्ड्स द इनसाइड। अब ये समझ में आ रहा होगा आपको इस तरह से, तो टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। हाँ ओके, देन यू हैव क्रिस्टे। क्या करते हैं? अभी क्रिस्टे भाई सरफेस एरिया को बढ़ाती है, तो आप नींद में भी उठा के पूछूंगा तो आप बता दोगे क्या करते हैं। फोल्ड्स है, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है भाई? तो रेस्पिरेशन का सिंपल भाषा में मीनिंग लिख के रखो, पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है रेस्पिरेशन, इनफैक्ट 2 चैप्टर डेडिकेटेड है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। हाँ, दोनों रेस्पिरेशन के अलग अलग चैप्टर्स हैं, अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सिंपल भाषा में लिख लो कि यूटिलाइजिंग बायोमोलिक्यूल्स। कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास? ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, टू ऑब्टेन एनर्जी। आपके सेल को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो आपको खाना खाना पड़ता है एनर्जी के लिए। तो वो खाना क्या होता है? अब्जॉर्ब होता है, कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और वहां जाके ऑक्सीजन के साथ बर्न करके, कंबशन करके आप एनर्जी रिलीज करते हो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ना, स्कूल में पढ़ा है सबने, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या? एटीपी। तो एटीपी इज कॉल्ड एज, सबको ये सब बच्चों ने पढ़ा है, क्या एटीपी को क्या बोलते हैं अपन? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। पता है कि नहीं पता? एटीपी को क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है ये, इट्स कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बच्चों, करेंसी का मतलब समझते हो ना? करेंसी का मतलब हचकियां, पैसा है ना, रोकड़ा। तो फंडा ये है कि यार देखो, अब फॉर एग्जांपल मैं बाहर खाना खाने गया, ठीक है, अब मैंने समझो मैं गरीब आदमी, मैंने वड़ा पाव खाया 10 रुपए का, मेरे पास बैंक में लाख रुपए पड़े, और वो वड़ा पाव वाला बोलता है मेरे को कैश चाहिए 10 रुपए, नहीं तो मैं नहीं खाने देगा तेरे को। तो मैं भूखा हूं, मेरे को 10 लाख रुपए मेरे किसी काम का है क्या? या मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और वो क्रेडिट कार्ड लेने को तैयार नहीं, तो मेरे किसी काम का है वो पैसा? वेस्ट है वो, जब तक मेरे पास 10 रुपए कैश ना हो, है ना। तो वैसे ही क्या होता है ना कि हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इसके बारे में, कि जो प्लांट्स है वो स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, और एनिमल्स जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते हैं। ये हमने पढ़ा है ना बच्चों। तो स्टोर करके फायदा क्या है? जब आपको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उस टाइम पे आप उसको एटीपी में अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो फायदा नहीं है ना। तो भले ही कितना भी आप ग्लाइकोजन स्टोर कर लो, लेकिन जब जरूरत है उस वक्त अगर काम नहीं आया तो क्या फायदा ऐसे पैसे का, मतलब ऐसे स्टोरेज का पैसा बोल रहा हूं। तो इसीलिए एटीपी जो है वो आपकी एनर्जी करेंसी, यानी जब जरूरत पड़े तो फटाक से एनर्जी प्रोवाइड करने वाला मॉलिक्यूल कौन है? एटीपी है। और कौन एटीपी बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है ना। तो यू थिंक ऑफ इट दिस वे कि जैसे मेरे बॉडी में मैंने ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा है, एनिमल सेल ग्लाइकोजन, अग्रीड। जैसे आपने बैंक में पैसे जमा करके रखे, जब आपको कैश की जरूरत होती है आप क्या करते हो? आप एटीएम जाते हो, वो एटीएम आपको नोट्स देता है, करेंसी देता है, आप जाके सामान खरीदते हो हाथों हाथ, बरोबर है। थिंक ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया लाइक दैट कि ग्लाइकोजन आपने स्टोर करके रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? अपनी पूरी मेहनत प्रोसेस करके आपको क्या बना के देगा? एटीपी। फिर आपका सेल उसको यूटिलाइज करेगा फॉर एनर्जी।
क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हुई? बोलो यस और नो। मजेदार एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो ऑफकोर्स है ही। बताइए, मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल। इसीलिए ये कैसे हैं? मैंने क्या लिखवाया था? अब जिसके पास खुद का डीएनए है फिर तो टेंशन ही नहीं है ना, राइट? अगर उसके पास खुद का डीएनए ही आ गया बच्चों, फिर तो टेंशन ही नहीं है कि नहीं? तो इसलिए इसको हमने क्या बोला था? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स बोला था, है ना? ये रहा। तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा डीएनए है, इसको आप क्या किस नाम से जानते हो? बेसिकली उसको आप क्या बोलते हो? सर्क्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ना, आपके मेन क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा बचा कुचा डीएनए आपका जो इसके पास है। क्या ये पूरा डीएनए है? नहीं, छोटा सा पीस है, तो छोटा ही सेक्शन है, ठीक है ना? ओके बच्चों, इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। कौन से राइबोसोम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम है। कौन से? 70S राइबोसोम। कहां पढ़े थे हमने 70S राइबोसोम? प्रोकैरियोटिक सेल में। हमने एक्चुअली 70S राइबोसोम कहां पढ़े थे बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल में। याद करो, जहां पे 30 और 50 मिला के मैंने बताया था कि 70 बनता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय देमसेल्व्स, ऑफ कोर्स इतनी बार तो बोल दिया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है भाई, खुद ही डिवीजन कर लेते हैं बाय फिशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। फिशन समझते हो? फिशन यानी कि एक सेल दो सेल में स्प्लिट हो जाता है, उसको फिशन बोलते हैं। आप सबने स्कूल में अमीबा का फिशन पढ़ा है, बाइनरी फिशन सबको पढ़ाया गया। ये तो बोलना ही मत कि किसी बच्चे को नहीं आता। ओके, देन यू हैव द सेकंड नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनेल्स, दैट इज प्लास्टिड्स। नाउ सबसे पहला मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं लाइफ में कि प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं उसके बारे में। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट एक ही चीज है क्या? नहीं, प्लास्टिड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड एक पूरा ग्रुप है, क्लोरोप्लास्ट उसका एक टाइप है। क्लोरोप्लास्ट उसका एक समझ रहे हो? क्लोरोप्लास्ट उसका एक टाइप है बेसिकली, ठीक है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? ऑल क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड बट ऑल प्लास्टिड्स आर नॉट क्लोरोप्लास्ट। विल दिस मेक सेंस? समझो फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। ऑल क्लोरोप्लास्ट्स आर प्लास्टिड्स but all plastids are not chloroplast. जैसे कि all apples are fruits but all fruits are not apples. तो देखो फंडा ये बोलता है कि प्लास्टिड्स ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सारे प्लांट सेल्स में मिलते हैं एंड यूग्लिनॉइड्स में भी मिलते हैं। यूग्लिना मैंने आपको बताया था, किंगडम प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना? यूग्लिना लाइक बेसिकली हमने किया हुआ। तो प्लांट सेल्स में और यूग्लिनॉइड्स में होते हैं, ठीक है? दे आर लार्ज एंड इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये भी फर्क है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डिफरेंस समझा? पहली लाइन में वहां क्या लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से दिखते नहीं है माइक्रोस्कोप पे, लेकिन प्लास्टिड इजीली दिख जाते हैं। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बच्चों डिफरेंस के। ओके, दे हैव स्पेसिफिक पिगमेंट्स, दे हैव स्पेसिफिक, दे बेयर पिगमेंट। व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स का मतलब कलर्ड सब्सटेंसेस। पिगमेंट्स का मतलब कलर्ड सब्सटेंसेस, है ना? कलर्ड सब्सटेंसेस, आप जिसको सीधी सादी भाषा में डाई बोलते हो। कलर्ड मटेरियल या कलर्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पिगमेंट्स, जिसको आप इंक या डाई ऐसा बोलते हो, कलर बेसिकली। तो इससे क्या होता है? इससे स्पेसिफिक कलर आ जाते हैं। आप बोलोगे ठीक है।
अभी बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। 3 टाइप्स कौन से हैं, फिर से रिपीट करेंगे सब बच्चे, क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट अब ये तीनों का मीनिंग समझते हैं जरा फटाफट। तो क्लोरो का मतलब तो आपको मैंने बता दिया, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन। तो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा जिसके अंदर, वो होंगे क्लोरोप्लास्ट। तो आपको इससे तुरंत ये चीज समझ में आ जाएगी कि अच्छा, मेजॉरिटी प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनके प्लास्टिड्स कौन सी वैरायटी के प्लास्टिड है, तो क्लोरोप्लास्ट वैरायटी के प्लास्टिड है। क्या ये समझ में आया? तो प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट में एकदम अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया। क्रोमो मतलब, द वर्ड क्रोमा मीन्स कलर, तो क्रोमा मतलब जनरल एनी कलर। और लूको का मतलब क्या होगा, लूको, LEUCO, ल्यूको। आई होप मेरी हैंड राइटिंग दिख रही है आपको। लूको का मतलब होता है व्हाइट। लूको का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाइट। तो क्लोरो का मतलब ग्रीन और लूको का मतलब व्हाइट। हर कलर का ना एक स्पेसिफिक टर्म होता है बायोलॉजी में, और ये टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको वैसे सारे टर्म्स लगभग लिखवा दिए, जिनको नहीं आते उनके लिए लिखवा दूं फटाक से। साइनो मीन्स ब्लू, एरिथ्रो मीन्स रेड, है ना। देन यू हैव कैरोट मीन्स ऑरेंज, देन यू हैव लूको, और लूको और एल्बा, एल्बा का मतलब भी सेम होता है। लूको का मतलब भी वाइट होता है और एल्बा का मतलब भी वाइट होता है, ठीक है। और क्लोरो का मतलब ग्रीन तो होता है, ये तो सबको मालूम है ना। और भी वर्ड्स जैसे जैसे आते रहेंगे अपन लिखते जाएंगे। चलो, so now chloroplast will contain chlorophyll and carotenoid। क्लोरोफिल कैसा था, ग्रीन कलर, कैरोटेनॉइड अभी बता दिया, कैरोट मीन्स ऑरेंज। तो कैरोटेनॉइड जैसे गाजर हमारा होता है ना, गाजर हम बहुत ही फेमसली हम सब खाते हैं, खास करके ठंडी के सीजन में गाजर का हलवा वही ठूसेंगे हम लोग सब, हाँ। तो वो या तो लाल होता है रेडिश, या तो ऑरेंज होता है ना। तो रेडिश या रेडिश ऑरेंज कलर का जो पिगमेंट है वो कैरोटेनॉइड है ना। तो क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड ये 2 पिगमेंट, ध्यान से सुनना, क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड ये 2 पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, कौन से 2 पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए काम आते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड, ठीक है। ये किस में होते हैं, ये आपके क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ क्लोरोफिल होता है क्या, नहीं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी होता है और कैरोटेनॉइड भी होता है बच्चों, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। फिर क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, सिर्फ कैरोटेनॉइड्स होता है, लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, कैरोटेनॉइड, कैरोटीन, हाँ, कैरोटीनॉइड अगेन इज अ कैटेगरी ऑफ कलर्स, कैटेगरी ऑफ पिगमेंट्स। उसके अंदर, कैरोटीनॉइड के अंदर कैरोटीन भी आता है, ज़ैंथोफिल्स भी आता है, अदर कलर्स भी आता है, ठीक है। फाइकोबिलिन्स, फ्यूकोजैंथीन्स, ऐसे बहुत सारे आते हैं, बट एटलीस्ट 2 तो याद रख लो, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। कौन से आते हैं कैरोटेनॉइड्स में, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स, ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा, कैरोटीन्स और ये रहेंगे तो येलो या ऑरेंज या रेड कलर देगा, ठीक है, येलोइश ऑरेंज या ऑरेंज रेड या रेडिश ऑरेंज, ऐसा, ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। काहे को, क्योंकि ल्यूको का मतलब क्या था, व्हाइट, तो इसलिए कलरलेस, है ना। तो इसमें कलर्ड पिगमेंट्स तो है नहीं, तो इसका क्या रोल है भाई, तो इसमें स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इसके अंदर भी वैरायटी है, कौन सी, देखो, अमाइलोप्लास्ट, द वर्ड अमाइलोप्लास्ट फॉर स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टार्च।
अब ये वर्ड क्यों लिखा अमाइलोप्लास्ट, सोचो बहुत इजी वर्ड है। स्टार्च के अंदर क्या होता है, स्टार्च के अंदर होता है अमाइलोज। स्टार्च कंटेन्स अ मटेरियल कॉल्ड अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। दो मटेरियल होते हैं जिनका नाम है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो इसलिए आपको ये वर्ड समझ में आ जाएगा तुरंत कि अच्छा अमाइलो ऐसा लिखा, मतलब अमाइलोप्लास्ट में क्या है, स्टार्च है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि पोटैटो, एग्जाम्पल इन पोटैटो, Elaioplasts will store oil and fats, whereas aleuroplasts will store protein. Aleuroplasts will store protein. Okay? को जो अपन ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन ली अभी, उसको सिंप्लीफाई करके अपन ऐसे लिखेंगे। देखो, सारे प्लास्टिड एक जगह लिख दिए, तो आप क्या करेंगे कि प्लास्टिड्स की कैटेगरी लिख दी, उसमें 3 टाइप, बीच में आया क्रोमोप्लास्ट, ये बाजू आया ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पे आया क्लोरोप्लास्ट। अग्रीड। क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या था, ग्रीन। व्हाट डिड इट कंटेन, देखो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट क्या था, इट कंटेन कैरोटीनॉइड्स। उसमें 2 कैटेगरीज कौन सी थी, कैरोटीन थी और ज़ैंथोफिल्स थी। अग्रीड। और ल्यूकोप्लास्ट में 3 कैटेगरी कौन सी थी, अगेन बच्चों ल्यूकोप्लास्ट का काम था सिर्फ स्टोरेज ना, क्या क्या स्टोर करना था उसको। एल्यूरोप्लास्ट है जो प्रोटीन स्टोर कर रहा था, इलायोप्लास्ट है जो फैट्स और ऑयल स्टोर कर रहा था, और अमाइलोप्लास्ट है जो स्टार्च स्टोर कर रहा था। सिंपल एक चार्ट अपना बन गया पूरा का पूरा प्लास्टिक्स का। इज दैट क्लियर? बाजू में आप एक छोटी सी चीज मेंशन कर देंगे, इसका कलर। क्लोरोप्लास्ट विल बी ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट विल बी कैरोटीनॉइड्स देयरफॉर रेडिश और ऑरेंज, और ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टू ऑल। यस, चलो। सो यहां पर अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, स्पेलिंग बरोबर देख लो, हाँ, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एल्यूरोप्लास्ट। द वर्ड एल्यूरो मीन्स प्रोटीन बेसिकली। इस तरह से। अब आते हैं जरा स्ट्रक्चर पे, थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये जो पहला लाइन है ये थोड़ा आपको बाउंसर जाएगा, ये मैं आप लोगों को प्लांट एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। अभी मीजोफिल क्या होता है, लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब अगले उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल टेंशन मत लो। फिलहाल फोकस करो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को पढ़ने पे। क्लोरोप्लास्ट आर लेंस शेप्ड, लेंस के जैसा। अभी लेंस बोले तो अपना आँख का लेंस या चश्मे का जो लेंस होता है ना, ऐसा स्लाइटली कॉन्केव या कॉन्वेक्स, वैसा। दे आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक। मतलब इनका शेप का कोई ठिकाना नहीं है, ये ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्क जैसे भी हो सकते हैं, रिबन जैसे भी हो सकते हैं। तो बकवास है, उसको तो छोड़ ही दो। जब शेप का कोई फिक्स ही नहीं है तो पढ़ के क्या करो। मेन क्या है, लेंथ कितनी होती है इनकी, 5 to 10 माइक्रॉन्स, और विड्थ कितनी होती है, 2 to 4 माइक्रॉन्स। फिर से सुनना, क्या बोला मैंने, लेंथ कितनी होती है बच्चों, 5 to 10 माइक्रॉन्स, और विड्थ कितनी होती है, 2 to 4 माइक्रॉन्स। ये उनका साइज होता है, ये मार्क करके रखेंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया का भी हमने लेंथ और विड्थ मार्क किया था। यस, ओके। इन क्लैमिडोमोनास हमने एग्जांपल में देखा हुआ है डाइवर्सिटी में। क्लैमिडोमोनास में एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll। मतलब क्लैमिडोमोनास का जो सेल होता है ना, उसके अंदर सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल प्लांट की लीफ के मीजोफिल के अंदर कितने होते हैं, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये सेंटेंस को जरा ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। क्लैमिडोमोनास नाम का एक छोटा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, बरोबर। उस फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के पूरे सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, केवल मिनिमम, मतलब एक ही होता है।
लेकिन एक नॉर्मल लीफ ली आपने, उस लीफ का एक मीजोफिल नाम का पार्ट होता है, उसके अंदर कितने होते हैं एवरेज 20 से लेके 40 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, राइट। इनकी सिमिलैरिटी माइटोकॉन्ड्रिया से क्या है, देखो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया देयर आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, इनके पास भी डबल मेम्ब्रेन है ऑफ कोर्स। द इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, अंदर की मेम्ब्रेन थोड़ी कम परमिएबल है, बाहर की ज्यादा परमिएबल है। एंड नाउ हियर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हियर द स्पेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। वहां पर स्पेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन को क्या बोला था माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर जो स्पेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन थी ना, एक्चुअली वो स्पेस के अंदर जो फ्लूइड था उसको क्या बोला था, मैट्रिक्स। उधर क्या बोला था, मैट्रिक्स। अब इधर एक और नया नाम, इधर नाम है स्ट्रोमा, इधर क्या नाम है, स्ट्रोमा। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर स्पेस इज स्ट्रोमा या लिक्विड, द फ्लूइड इज स्ट्रोमा। टेक्निकली हम लोग स्पेस और फ्लूइड दोनों के लिए स्ट्रोमा वर्ड यूज कर लेते हैं, पर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन अगर हम जाते हैं तो उसका क्या मतलब है, स्पेस को स्ट्रोमा बोलने का। तो क्या उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को भी हम स्ट्रोमा बोल देते हैं, द रियलिटी इज यस, हम लोग उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को भी स्ट्रोमा बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि अच्छा सेल के पास मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है और मैट्रिक्स है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल मेम्ब्रेन है और स्ट्रोमा है। सिमिलैरिटी समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों? देखो तो यहां पर हमारे पास स्पेस जो है अंदर की वो है स्ट्रोमा, ठीक है ना, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन भी है, डबल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा है उसके अंदर छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ध्यान से देखना। ये आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे, यहां पे ऐसे दिख रही है जैसे कि कॉइन्स रखे हो, जैसे सिक्के, बहुत सारे कॉइन्स रख दिए अपन ने, ये फ्लैट ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन में। एंड दीज फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड थाइलाकॉइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, थाइलाकॉइड्स। नाउ इजी वे टू रिमेंबर मैं आपको देता हूं, मैं आपको हमेशा ये बोलता था सैक का मतलब, मैं 1000 बार बोल चुका, सैक का मतलब थैली जैसा स्ट्रक्चर, तो थैली से आप याद कर लो थाइलाकॉइड्स, इजी। सैक लाइक स्ट्रक्चर है। द वर्ड थाइलाकॉइड बेसिकली मीन्स अ फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। द वर्ड थाइलाकॉइड लिटरली मीन्स अ फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा ये जो थाइलाकॉइड्स हैं, तो ये एक सिंगल, ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे ये बहुत ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। ये जो एक सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हो आप, थाइलाकॉइड बोलते हो। पर यहां पे अकेला थाइलाकॉइड रखा है कि कॉम्बिनेशन ऐसे बहुत सारा सेट है, बहुत सारे ना, पूरा सेट है ना, पूरा का पूरा सेट है। तो ध्यान से सुनना, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं, और पूरे के पूरे सेट को हम बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे सेट को ग्रैनम। ऐसा है देखो, ये तो ये देखो, ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ए। तो ये पूरा जो स्टैक बना दिया ना, ये स्टैक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रैनम। क्या बोलते हैं, ग्रैनम। एक ग्रैनम, बहुत सारे ग्रैना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे याद है, क्या लिखे, ग्रैना बनाए हुए। क्या बनाए हुए यहाँ पे, बहुत सारे ग्रैना बनाए हुए, है ना। एक स्टैक को ग्रैनम बोलेंगे, उसमें से एक डिस्क निकालूंगा उसको थाइलाकॉइड बोलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे ऐसे टावर बने हुए, वो टावर क्या है, ग्रैना है। एक टावर ग्रैनम है, उसके अंदर से एक डिस्क निकाली तो थाइलाकॉइड है। क्या ये समझ में आया? मैंने पूरा ऐसा भरतनाट्यम की तरह तुमको समझाया, समझ में आ गया ना, ठीक है। आई एम वेरी बैड एट डांसिंग बट आई एम गुड एट एक्सप्लेनिंग इन बायो, आई होप। ओके, हमारी एक टीचर हुआ करती थी स्कूल में, साउथ इंडियन थी मैम, एक मतलब बहुत प्यारी क्यूट थी मैम, ऐसे वो ना, वो ऐसे बहुत अच्छे से सिखाती थी। तो वो थोड़ी भरतनाट्यम डांसर, तो वैसे ट्रायंगल ऐसे ऐसे बता, दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज अ सर्कल। मतलब ये मैम आप भरतनाट्यम क्यों कर रहे हो, ड्रॉ करके बता दो यार। तो देखो यहाँ पे
थाइलाकॉइड्स जो हैं वो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है भाई? ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है ऑफ कोर्स। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक। देखो सैक और स्टैक में फर्क है। स्टैक का मतलब पूरा ऐसा लेयर, हाँ, स्टैक लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रैना, सिंगुलर ग्रैनम। हर एक चीज मैंने आपको बताई है ना। ओके, इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिले दैट कनेक्ट द थाइलाकॉइड्स ऑफ द ग्रैना। अब देखो जरा ध्यान से, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, जूम करके आपको अब बहुत अच्छे से दिखेगा। दिख रहा है सबको? ओके, देखो अभी ये एक ग्रैनम है, ये पूरा एक ग्रैनम है ना, पूरा एक सेट है। ये दूसरा एक नीचे का ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, और ये आपको एक लाइन, पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पतला सा, जो दो ग्रैनम के बीच में जा रहा है। तो इट्स लाइक एक बिल्डिंग, दूसरा बिल्डिंग, और बीच में ऐसा ब्रिज है ना, एक टावर, दूसरा टावर, और बीच में क्या है? ब्रिज है। ये जो ब्रिज है ना, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले। क्या बोलते हैं इसको अपन? क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमिले। कोई पूछेगा स्ट्रोमा लैमिले क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? दे आर द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट द थाइलाकॉइड्स ऑफ टू ग्रैना टुगेदर। जूम करके एकदम अच्छे से प्यार से दिख रहा होगा आपको। देखो ये यहां पे भी है, हर जगह आपको दिखेंगे ये। आजकल जो मेट्रो बन रही है ना, मेट्रो अपने यहाँ पे मुंबई में मेट्रो बन रही है, सबने देखा है? तो वो कैसे वो ज्वाइंट किए हुए हैं, ऐसा पिलर पिलर और फिर ज्वाइंट, फिर पिलर पिलर फिर ज्वाइंट, वैसे आप सोचो, है ना। जब भी मैं मेट्रो की बात करता हूँ मेरे को अभिषेक उपमन्यु याद आ जाता है। उसका स्टैंड अप कॉमेडी है ना, हमारे यहाँ मेट्रो बन रही है वाला, देखना जाके यूट्यूब पे, बहुत सही है। हाँ, वो बंदा मस्त है, बहुत कॉमेडी है वो आदमी। हाँ? कभी आप लोग पढ़ाई करके बोर हो जाओ तो 5 मिनट उसका वीडियो देख लेना, फ्रेश हो जाओगे। बहुत मस्त आदमी, बहुत फैन हूं मैं उसका। हाँ, आकाश गुप्ता इज फनी, अभिषेक उपमन्यु इज फनी, ऑल ऑफ देम नाइस गाइस। चलो देखो यहाँ पे, तो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स थे जिनको हम लोग स्ट्रोमा लैमिले कहते हैं। तो अब ये सेंटेंस विल मेक सेंस। सी, देयर आर फ्लैट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रैना। अलग अलग ग्रैना के थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करने वाले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिले। क्लियर? एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर खाली जगह जो है उसको हम लोग बोलते हैं लुमेन। लुमेन मतलब बेसिकली अंदर की स्पेस। लुमेन मतलब इंटीरियर स्पेस जो होती है ना, उसको अपन बोलते हैं लुमेन। तो जैसे अगर ट्यूब है, ये पूरा एक ट्यूब है, तो ये जो अंदर की खाली जगह, इसको क्या बोलोगे आप? लुमेन। ठीक है? तो जैसे कि आप यहां देखेंगे, थाइलाकॉइड को काटा तो अंदर जो खाली जगह दिख रही है, यहां पे काटे कटे कटे थाइलाकॉइड दिख रहे हैं आपको, कट किए हुए, ये रहे, देखो। तो अंदर जो खाली जगह रहेगी वो क्या रहेगी? डिस्क शेप जगह जो है अंदर, वो कैसी है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुमेन बोलते हैं। अब ये सारा कुछ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? आप बोलोगे सर इतने डिटेल्स, बाप रे। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर ग्रैना है, ग्रैना के अंदर थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के अंदर लुमेन है। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्यों? क्योंकि इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। प्लांट जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर के एंजाइम्स को यूटिलाइज करेगा तभी ही वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स बना पाएगा। और प्लांट कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएगा तो तुम और हम कैसे जिएंगे? क्या खाएंगे? सही बात है। तो इसलिए इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर हुई? It also contains a small double-stranded circular DNA molecule, same as mitochondria, circular DNA molecule है ना। Also contains ribosomes, उसके पास भी था। राइबोसोम्स कौन से हैं? 70S। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स कौन से? 80S के। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास कौन से? 70S के। जबकि 70S किसके पास होने चाहिए था? पहले हमने देखे थे प्रोकैरियोट में होते थे।
तो प्रोकैरियोट के पास 70, यूकैरियोट के पास 80, 80 वाले। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास 70 एस वाले। एस का मतलब क्या था बच्चों, याद कर लो। ये एस का मतलब था स्वेडबर्ग यूनिट था, स्वेडबर्ग यूनिट है ना, ये भी रिवाइज कर लेना। ओके, एंड ऑब्वियसली क्लोरोफिल के पिगमेंट कहाँ है एग्जैक्टली तो इतने सारे हमारे पास जगह हो गई, स्ट्रोमा भी है, थाइलाकॉइड भी है, लैमेला भी है, ग्राना भी है। तो एग्जैक्टली पिगमेंट किधर छुपा के रखा है, तो पिगमेंट कहाँ है भाई, तो पिगमेंट थाइलाकॉइड के अंदर है। पिगमेंट इज इनसाइड द थाइलाकॉइड। Chlorophyll pigments is present in the thylakoid. Now, you will realize when you read this paragraph that literally every single word, every single line is an important MCQ question. Is an important question which will be directly asked in your exam. मैंने हर एक लाइन को आपको डिटेल में समझाया है। तो यहाँ तक हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन वी विल फिनिश ऑफ द टॉपिक। यस।